हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन। आज जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं वो है पॉलीमर्स चैप्टर। अक्सर बच्चे इसमें से पढ़ने में थोड़ा सा कतराते हैं, लेकिन नहीं, आपको हर हाल में इसमें से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आएगा। नीट एग्जाम हो, चाहे जेईई मेन हो, चाहे टी एडवांस हो, सभी स्टूडेंट को इसको अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आना ही है। अभी आपको टेस्ट होने वाले हैं, एसेंट का भी टेस्ट आपको होने वाला है, उसमें देखिएगा पॉलीमर्स का चैप्टर आ रहा है। हर हाल में यहां से क्वेश्चन आएंगे तो अच्छे तरीके से देखिएगा। पॉलीमर्स हम लोग कहते किसको है, स्टार्टिंग से करके लास्ट तक अगर आप देख लेते हो, गारंटी मैं ले सकता हूं इसी के अंदर से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, श्योर है। अब सुनिए, सबसे पहले पॉलीमर्स का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे पॉली का मतलब यहाँ पे हम लोग कहते हैं मेनी, मतलब बहुत सारा, मेनी। और मर्स का मतलब होता है यूनिट और पार्ट। मजाक में हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि जो बहुत बार मर जाए उसको कहते हैं पॉलीमर्स। ये तो मजाक की बात है। छोटी सी बात यह है कि बहुत सारा जो छोटा छोटा यूनिट को हम लोग कहते हैं वहां पे मोनोमर्स ऐड होता है और बनाता है एक बहुत ही बड़ा ह्यूज मॉलिक्यूल, जिसका कि जो मास होता है वो मॉलिक्यूलर मास होता है 10⁻³ से लेकर के 10⁻7 एटॉमिक मास यूनिट, और पॉलीमर्स बनता है। और ये पॉलीमर्स होता है एक मैक्रोमॉलिक्यूल। याद रखिएगा, मैक्रोमॉलिक्यूल यानी कि इसका मास बहुत ही हाई होता है। उसके बाद बच्चों आप याद रखेंगे, आप अंडरलाइन करेंगे, आपके पास एनसीईआरटी होगा, जरूर लेकर के पढ़ेंगे कि पॉलीमर्स आर द बैकबोन ऑफ 4 मेजर इंडस्ट्रीज। कौन कौन सा है वो 4 मेजर इंडस्ट्रीज बच्चों? प्लास्टिक्स हो गया, इलास्टोमर्स हो गया, फाइबर्स हो गया, और पेंट्स एंड वर्निसेज हो गया। तो प्लास्टिक जैसे आप पॉलिथीन वगैरह देखते हो ना, इलास्टोमर्स जो रबर होता है, रबर, नियोप्रेन, बुनायन, वो इलास्टोमर्स होता है। फाइबर में मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, आगे आने वाला है, जैसे नायलॉन 6, टेरलिन, डेक्रॉन, ये सब फाइबर होता है। और पेंट्स एंड वर्निसेस तो आप जानते ही हो। तो ये सब जो है बैकबोन, ये 4 मेजर इंडस्ट्री का बैकबोन है पॉलीमर्स के बिना ये सब कंपनी बंद हो जाएगा, नहीं चल सकता है। उसके बाद देखिए, आपको कहता है रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट आर डिराइव्ड फ्रॉम सम सिंपल एंड रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स नोन एज मोनोमर्स। और मोनोमर्स ही आपस में क्या होता है, लिंक्ड होता है एक साथ में कोवलेंट बॉन्ड से। बहुत सारा मोनोमर्स आपस में जब कोवलेंट बॉन्ड से लिंकेज होता है तो जो एक मैक्रोमॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है उसी को कहा जाता है पॉलीमर्स। अब यहां पे आपको क्लासिफिकेशन बताता हूं। क्लासिफिकेशन है बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, किस सोर्स से यहां पे आया है ये पॉलीमर्स। ये सारे एग्जांपल को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप जानते हो ये जो पूरा दुनिया आप देख रहे हो ना, आप पूरी दुनिया में आप जो भी सामान देख रहे हो सब में पॉलीमर्स है। बिना पॉलीमर्स का दुनिया में आज के डेट में कोई सामान बन ही नहीं रहा है। अब देखिए, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे जो दिया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स बेस्ड ऑन सोर्स में, वो सबसे फर्स्ट है नेचुरल पॉलीमर्स। और नेचुरल पॉलीमर्स आप लोग जानते हो जैसे कि प्रोटीन। तो प्रोटीन बना होता है एमिनो एसिड से। जब बहुत सारा एमिनो एसिड आपस में पेप्टाइड लिंकेज से जुड़ता है तो एमिनो एसिड जुड़ करके बनाता है प्रोटीन। सेलुलोज जानते हो कि बनता है बीटा डी ग्लूकोज से, तो ग्लूकोज यहां पे जुड़ जाता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, तो बनता है सेलुलोज। या फिर रेजिन्स आप देखते हो, या रबर देखते हो, चाहे स्टार्च भी दे सकता है बच्चों। स्टार्च जो होता है वो भी एक नेचुरल पॉलीमर्स होता है, क्योंकि स्टार्च बना होता है अल्फा डी ग्लूकोज से, सेलुलोज बना होता है बीटा डी ग्लूकोज से। तो नेचुरल पॉलीमर्स में याद रखोगे प्रोटीन, सेलुलोज, सम रेजिन्स एंड रबर। सेकंड आता है यहां पे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, यानी ऐसा पॉलीमर्स जिसमें केमिकल भी है और नेचुरल चीज भी है। जैसे कि आप लोग क्या करेंगे कि सेलुलोज मिला देंगे एसिटिक एसिड, तो जब सेलुलोज में एसिटिक एसिड मिलाते हैं तो बनता है सेलुलोज एसीटेट, और इसी सेलुलोज एसीटेट को कहा जाता है बच्चों रेयॉन। याद रखना, क्या कहते हैं उसको? रेयॉन। तो सेलुलोज एसीटेट को ही कहा जाता है रेयॉन। और दूसरा एक और होता है जो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर होता है, उसको कहते हैं सेलुलोज नाइट्रेट। बिल्कुल याद रखिएगा, दो है, एक है सेलुलोज एसीटेट और एक हो गया सेलुलोज नाइट्रेट। ये दो होता है यहाँ पे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, जिसमें कि नेचुरल चीज हो गया सेलुलोज और केमिकल चीज हो गया एसिटिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ओके, ये दो हो गया सेमी सिंथेटिक। उसके बाद एक ऐसा होगा जो मैनमेड होगा, कंप्लीटली इंसान ने बनाया है, इसको मैनमेड कह सकते हो, चाहे आप ज्यादा बढ़िया वर्ड हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ह्यूमन मेड।
ह्यूमन मेड हम लोग कह सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला प्लास्टिक, प्लास्टिक को इंसान ने बनाया। अरे जितना भी अचरा कचरा है ना, जो भी बायो नॉन डिग्रेडेबल है, वो सारे के सारे इंसान ने बनाया है, और जो बायोडिग्रेडेबल होगा उसको प्रकृति ने बनाया है। तो प्लास्टिक देखोगे, इसका एग्जांपल हो गया पॉलीथीन। तो पॉलीथीन जो होता है ना, एक पॉलीमर्स है, और ये प्लास्टिक का एग्जांपल है। उसके बाद सिंथेटिक फाइबर्स, नाइलॉन 66 आगे आने वाला है, इसको मैं बनाना सिखाऊंगा। उसके बाद सिंथेटिक रबर्स, जो बुना एस होता है बच्चों, सिंथेटिक रबर में बुना एस भी होता है, बुना एन भी होता है, नियोप्रिन भी होता है, आगे आने वाला है। अभी बस इसको याद रखिएगा। प्लास्टिक का एग्जांपल हो गया आपको पॉलीथीन, सिंथेटिक फाइबर्स का एग्जांपल हो गया नाइलॉन 66, और सिंथेटिक रबर का एग्जांपल हो गया यहाँ पे बुना एस। तो ये सबसे पहला क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। आधार पे क्लासिफाई किया गया है बच्चों, और रिएक्शन आधार पे क्लासिफाई करोगे तो ध्यान रखोगे सबसे पहले दो प्रकार का यहाँ पे होता है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। कितने प्रकार का होता है बोलो? दो प्रकार का होता है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। एक होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन, और उसी को कहते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। याद करो, सबसे पहले मेरे साथ बोलो, दो प्रकार का एडिशन, दो प्रकार का यहां पे होता है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। एक हो गया सबसे पहले जिसको कि हम लोग कहते हैं एडिशन, और उसी का दूसरा नाम होता है चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, क्योंकि यहां पे चेन लेंथ बढ़ता है। अब ये होता कहां है बच्चों? चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन या एडिशन पॉलीमराइजेशन वहां होगा जहां मोनोमर्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक होगा, चाहे एक से ज्यादा होगा, यानी कि या तो एल्कीन होगा या अल्काडाइन होगा या एल्काइन भी हो सकता है। तो वही कह रहा है द मोनोमर्स यूज्ड आर एल्कीन, या तो एल्कीन हो सकता है या एल्कीन एंड देयर डेरिवेटिव्स हो सकता है, मतलब एल्कीन या अल्काडाइन से बने हुए और भी कंपाउंड हो सकते हैं, या एल्काइन भी हो सकता है। तो जहां कहीं कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, वहां पे अगर मोनोमर्स ऐसा है, आप कहोगे वहां पे होता है एडिशन या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। दूसरा देखिए, दूसरा यहां पे होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन का ही दूसरा नाम होता है बच्चों, उसको कहा जाता है स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो एडिशन को चेन ग्रोथ, कंडेंसेशन को कहते हैं स्टेप ग्रोथ, और ये कहां होता है? तो कोई ऐसा पॉलीमर्स जिसके मोनोमर्स में बाइफंक्शनल या ट्राइफंक्शनल होगा, यानी कि मोनोमर्स में फंक्शनल ग्रुप होगा, जैसे कि एल्कोहल ग्रुप, दो एल्कोहल ग्रुप है, दो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, या दो एमिनो का ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। इस तरीके से अगर फंक्शनल ग्रुप होता है मोनोमर्स में, तब उसमें कहते हैं कि कंडेंसेशन होता है। वही कह रहा है कि ए रिपीटेटिव कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन टू बाइफंक्शनल एंड ट्राइफंक्शनल मोनोमेरिक यूनिट। तो जब बाइफंक्शनल और ट्राइफंक्शनल मोनोमेरिक यूनिट होगा तो वहां पे इसके केस में कहते हैं कि कंडेंसेशन या स्टेप ग्रोथ होता है। स्पष्ट रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहां पे दो टर्म आप लोगों को दिया गया है। एक दिया हुआ है यहां पे होमोपॉलीमर्स, और एक दिया हुआ है कोपॉलीमर्स। बच्चों सीखो, जब कोई पॉलीमर्स बनाया जा रहा है मोनोमर्स से, तो एक ही मोनोमर्स, एक सेम मोनोमर्स आपस में बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार एक ही मोनोमर आपस में जुड़ रहा है, उसको कहते हैं होमोपॉलीमर्स। वही है द पॉलीमराइजेशन ऑफ सिंगल मोनोमेरिक स्पीशीज आर नोन एज होमोपॉलीमर्स। मतलब एक ही मोनोमर आपस में बार बार जुड़ रहा है, उसको कहते हैं होमोपॉलीमर्स। लेकिन दूसरा होता है कोपॉलीमर्स। कोपॉलीमर्स का मतलब होता है द पॉलीमराइजेशन ऑफ टू डिफरेंट मोनोमर्स, यानी कि एक से ज्यादा डिफरेंट मोनोमर्स अगर वहां पे ऐड हो रहा है आपस में, तब जो पॉलीमर्स का फॉर्मेशन होता है बच्चों, उसको कहते हैं हम लोग कोपॉलीमर्स। और अगर यहां पे सेम मोनोमर आपस में जुड़ता है तो उसको हम लोग कहते हैं कोपॉलीमर। जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं, दोनों का एग्जांपल आप लोग देखिएगा, पूछा जा सकता है आप लोगों के एग्जाम में कि होमोपॉलीमर्स कौन सा होता है, कोपॉलीमर्स कौन सा होता है। ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूं यहां पे, वो है बच्चों पॉलीथीन। पॉलीथीन तो आप लोगों ने खूब देखा होगा। इसका मोनोमर्स क्या होता है? तो इसका आपको एन मॉलिक्यूल लेना है इथेन। तो इथेन हो गया इसके केस में मोनोमर्स, बिल्कुल ये हो गया इसके केस में मोनोमर्स पॉलीथीन। पॉली को हटा दीजिए तो बच जाएगा यहां पे इथेन, तो इसी को हम लोग कहते हैं कि इथेन हो गया मोनोमर्स। उसके बाद अगर आपको यहां पे एन पहले लिखा हुआ रहता है, एन पहले लिखा हुआ रहता है, जहां डबल है उसको सिंगल करना है, जहां डबल है उसको सिंगल करना है, तो इसको यहां पे कहा जाता है बच्चों रिपीटिंग यूनिट।
यही रिपीट होता है, यही आपस में बार बार जुड़ता है। और जो पॉलीमर्स बनाते हैं तो पॉलीमर्स बनाने में कुछ ऐसा करते हैं, यहां पे लिख देते हैं लास्ट में होल एंड। तो ऐसे लाइन छुड़ा हुआ है, ऐसे लाइन छुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ ये जो रिपीटिंग यूनिट है यही बार बार रिपीट होकर के आपस में जुड़ेगा। और आप देख सकते हो इसी को हम लोग यहाँ पे कह देते हैं, जो बना स्ट्रक्चर इसको कहते हैं बच्चों पॉलीथीन। अब आप खुद बताइए ये पॉलीथीन जो बना है इसमें एडिशन रिएक्शन हुआ है कि कंडेंसेशन हुआ है? आप कहोगे आप ही तो सर बताया तभी तुरंत, यहाँ एल्कीन है। एल्कीन जैसे हुआ या एल्काडाइन जैसे हुआ, यानी कि यहां पे होगा एडिशन रिएक्शन। कैसा होगा? एडिशन होगा, यानी कंडेंसेशन नहीं होगा, यहां एडिशन होगा। और आप मुझे बताइए ये होमोपॉलीमर है कि कोपॉलीमर है? तो आप कहोगे कि सर जी चूंकि यहां पे एक ही मोनोमर है इथेन, और एक ही मोनोमर आपस में बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इस प्रकार के यहां पे हम लोग कह सकते हैं होमोपॉलीमर। क्या कह सकते हैं? होमोपॉलीमर कह सकते हैं। बिल्कुल यहां पे ध्यान रखोगे, ठीक है? समझ में आ गया ना? ये समझ गया आप लोगों ने कि पॉलीथीन जो होता है उसका मोनोमर्स होता है यहाँ पे इथीन, और ये एक होमोपॉलीमर है क्योंकि एक ही मोनोमर आपस में जुड़ता है। और ये पॉलीथीन जो बना है वो एडिशन के द्वारा बना है क्योंकि यहाँ पे एल्कीन होता है। उसके बाद सुनिए, नेक्स्ट आपको बताने जा रहा हूं कि यहाँ पे कोपॉलीमर्स का एग्जांपल क्या होता है। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा ये बोना एस आप लोगों को मिलेगा। ये बोना एस एक सिंथेटिक रबर है। सबसे पहले ध्यान रखोगे सिंथेटिक रबर होता है। इसका मोनोमर्स आप याद रखो सबसे पहले होता क्या है बच्चों? इसका जो मोनोमर्स होता है दो अलग अलग होता है, और जब दो अलग अलग मोनोमर्स होता है इसका मतलब इसको हम लोग कहते हैं कोपॉलीमर। क्या कहते हैं इसको बच्चों? कोपॉलीमर। देखो ना कैसे होता है, यहां पे एन लिखता हूं, इसका मतलब हुआ बहुत सारा मॉलिक्यूल, एन मॉलिक्यूल। देखिए यहां पे दो अलग अलग मोनोमर्स लेते हैं जिसमें कि इसका जो नाम होता है इसको कहा जाता है 1,3-ब्यूटाडाइन। बिल्कुल इसका नाम होता है 1,3-ब्यूटाडाइन। और एक जो इसका नाम आप लोग पढ़ते हो इसको यहां पे कहते हो बच्चों स्टाइरिन। तो दो अलग अलग मोनोमर्स बना। आप सबसे पहले याद रखिएगा कि बोना एस का मोनोमर्स क्या होता है, आपको पूछा जा सकता है। तो कहोगे मोनोमर्स होता है 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन। उसके बाद चूंकि यहां पे एल्कीन है, से देख रहे हो एल्काडाइन है और इधर भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो जहां कहीं मोनोमर्स में अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक या एक से ज्यादा होता है, या अल्काइन होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो वहां पे होता है एक्चुअल में यहां पे एडिशन रिएक्शन। और कुछ नहीं करना है बच्चों, इसका जब आपको पॉलीमर्स बनाना है तो जहां जहां डबल है वहां सिंगल करो, जहां जहां डबल है उसको सिंगल करो, और जहां सिंगल है उसको डबल करो। यही तो करना है। यहां पे चूंकि डबल है इसको सिंगल करो, और यहां पे सिंगल है तो फिर इसको डबल करो। सीखो कैसे लिखा जाता है। अब फिर जहां डबल है उसको सिंगल करो, तो CH के साथ हो जाएगा यहां पे CH के साथ हो जाएगा CH2। और फिर यहां पे जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, चूंकि एडिशन रिएक्शन होता है तो एडिशन आपको करना होगा। एडिशन करना होगा तो इसको थोड़ा मैं बढ़िया से लिख देता हूं, नीचे वहां जगह आपको दिखेगा नहीं। तो जहां जहां डबल है उसको सिंगल करिए पहले। तो ऐसा कर देता हूं CH2 सिंगल बॉन्ड CH, जहां सिंगल है वहां डबल करिए CH, फिर जहां डबल है उसको सिंगल कर दीजिए, ये हो गया CH2। और उसके बाद देखिए इस CH2 से जोड़ दीजिए इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन को, यस। और इस CH पे जो C6H5 है उसको रख देते हैं एज ए सबस्टिट्यूएंट। अब फिर जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसको सिंगल कर दीजिए, यहां पे लिख दीजिए CH2 का होल एंड। इसी को हम लोग यहां पे कहते हैं, इसी को हम लोग यहां पे कहते हैं बच्चों, इसी को हम लोग कहते हैं ब्यूटाडाइन स्टाइरिन कोपॉलीमर। बिल्कुल इसी को कहा जाता है ब्यूटाडाइन स्टाइरिन कोपॉलीमर। और ये जो यहाँ पे बना है आप देख सकते हो, इसको हम लोग कहते हैं कि एडिशन रिएक्शन हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एडिशन हुआ है, किसी चीज का लॉस नहीं हुआ है। उसके बाद आप कहोगे इसके केस में ये एक कोपॉलीमर है, बिल्कुल एक कोपॉलीमर का यहाँ पे एग्जांपल है। ये होमोपॉलीमर बिल्कुल नहीं है, और इसी का नाम हम लोग यहाँ पे कह देते हैं एक बोना एस है। तो क्या क्या याद रखना है बच्चों? बोना एस एक सिंथेटिक रबर है। सबसे पहली बात तो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है, ये एक सिंथेटिक रबर होता है, बिल्कुल। और उसके बाद याद रखना है कि 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन का मोनोमर्स होता है। यहां पे चूंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसलिए यहां पे एडिशन होता है। और चूंकि दो डिफरेंट मोनोमर है, तो जब दो डिफरेंट मोनोमर होता है तो इसको यहां पे कहा जाता है कोपॉलीमर। लगे हाथ में आप लोगों को बोना एन भी बता देता हूं, ठीक है ना? बोना एन आप अपने एनसीईआरटी में सारे को खोज करके आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। तो मैं आप लोगों को पहले बोना एस पढ़ाया, लगे हाथ में आपको एक सिंथेटिक रबर और पढ़ा देता हूं। देखिएगा बच्चों, यहां से हम लोग नेक्स्ट जो देखने जा रहे हैं वो है
बुना एन। तो जिस तरीके से बुना एस होता है सिंथेटिक रबर, उसी तरीके से ये भी जो होता है ना, इसको भी हम लोग कहते हैं सिंथेटिक रबर। बिल्कुल। अब अंतर कहां है इसको देखिएगा ध्यान से। इसमें भी हम लोग कहते हैं कि होता है, यहां भी जो होता है ना वो होता है 1,3-ब्यूटाडाइन। ये तो कॉमन है। इसमें चाहे आपको बुना एस हो चाहे आपको बुना एन हो, दोनों में 1,3-ब्यूटाडाइन बच्चों कॉमन होता है। इसके बाद यहां पे हम लोग जो लेते हैं वो एक अंतर है सिर्फ थोड़ा सा इसका, ये वाला। जब हम लोग बुना एस लेते थे तो वहां पे था स्टायरीन 1,3-ब्यूटाडाइन के साथ, लेकिन यहां पे जो हम लोग लेते हैं ये है एक्राइलोनाइट्राइल। ये एक्राइलोनाइट्राइल होता है इसके केस में। और आप देखो बच्चों, जब यहां पे दो डिफरेंट मोनोमर्स है, तो जब दो डिफरेंट मोनोमर्स है, इसका मतलब इसको होमोपॉलीमर कहेंगे कि कोपॉलीमर कहेंगे। आपको तुरंत हमने कहा कि जब दो डिफरेंट मोनोमर होता है तो उसको कहते हैं कोपॉलीमर। यानी कि ये जो एग्जांपल है रियल में, इसको इसमें हम लोग अभी पहले कहेंगे ये जो दोनों है इसको हम लोग कहते हैं इसका मोनोमर्स हो गया बुना एन का। उसके बाद देखिए एडिशन होगा कि कंडेंसेशन होगा। आप कहोगे क्या सर जी, आप ही ने तो बताया है अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है कहीं पे, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो वहां पे एडिशन होगा, और एडिशन होगा तो जहां जहां डबल है उसको सिंगल करो और जहां सिंगल है उसको डबल करो, और कुछ नहीं करना है। तो सिंपल यहां पे काम करना है। यहां पे डबल है तो उसको पहले कर दो सिंगल, फिर यहां सिंगल है तो कर दो डबल, फिर यहां डबल है तो कर दो सिंगल, बात खत्म। ऐसा कर दिया। उसके बाद इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को जोड़ दिया, तो यहां पे फॉर्मेशन कर दिया CH2, और उसके बाद यहां पे CH, उसके बाद यहां पे CN, और फिर यहां पे हो गया इसका होल N। इसी को यहां पे जो कहा जाता है, यही जो इसके केस में बना, इसको कहा जाता है यहां पे बुना N। स्ट्रक्चर जरूर देखिएगा, जहां डबल है CH2 डबल बॉन्ड CH है उसको सिंगल कर देंगे, फिर जहां सिंगल है उसको डबल कर दिया, फिर जहां डबल है उसको सिंगल कर दिया, फिर इसको जोड़ दिया इससे तो CH2, और उसके बाद यहां पे देखोगे तो CH, और उसके साथ जो CN है वो CN रह जाता है एज ए सब्स्टिट्यूएंट। इसी को बुना N कहते हैं। क्योंकि यहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, आप कहोगे ये जो बना है इसको कहते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन। बिल्कुल। और चूंकि दो डिफरेंट मोनोमर से बच्चों, तो दो डिफरेंट मोनोमर यहां पे जुड़ा है, इसलिए इसको यहां पे कहा जाता है कि ये एक एग्जांपल जो है ये एक कोपॉलीमर्स है। तो बुना एस बुना एन दोनों सिंथेटिक रबर है, दोनों में 1,3-ब्यूटाडाइन कॉमन है मोनोमर्स में। बुना एस में स्टायरीन था, यहां एक्राइलोनाइट्राइल है, दोनों में एडिशन होता है, दोनों कोपॉलीमर है। याद हो गया ना अच्छे तरीके से? बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो गया ना? एकदम अच्छे तरीके से याद करना है। और एनसीईआरटी से आप लोग इसका जो है थोड़ा बहुत यूज कहां पे किसका होता है, ये सब यूज थोड़ा सा आप अपने तरीके से इसको तैयार कर लीजिएगा, आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है ना? ओके, एक और देखिए, एक और मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं जो कि सिंथेटिक रबर ही होता है। तो सिंथेटिक रबर का एक और एग्जांपल देखिएगा बच्चों, वो होता है यहां पे नियोप्रेन। कौन सा प्रेन? नियोप्रेन। इसी को यहां पे नियोप्रेन का ही दूसरा नाम जो होता है, इसी को हम लोग यहां पे कह सकते हैं पॉलीक्लोरोप्रेन। और पता चल जाएगा कि क्यों इसको हम लोग कहते हैं पॉलीक्लोरोप्रेन, पता चल जाएगा तुरंत। आप रेस्ट करिए थोड़ा सा। अब जानते हो इसका, ये भी हम लोग यहां पे जो कहते हैं, ये भी होता है एक सिंथेटिक रबर। ये भी रबर है जिसका इलास्टिक प्रॉपर्टीज थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है, कंपेयर टू नेचुरल रबर। ठीक है, ओके। तो अब आप देखिए यहां पे क्या होने वाला है, इसका मोनोमर्स क्या होता है। तो बच्चों इसमें मात्र एक मोनोमर्स होता है, और नाम से ही छुपा हुआ है यहां पे पॉलीक्लोरोप्रेन। तो पॉली को हटा दो तो बचता है क्लोरोप्रेन, वही होता है इसका मोनोमर्स। यानी कि 2 पोजीशन पे यहां पे रहता है क्लोरीन। इसका कोई आपसे नाम पूछेगा, आप कहोगे इसका नाम होता है सर जी 2-क्लोरो-1,3-ब्यूटाडाइन। तो नियोप्रीन का यही होता है मोनोमर्स, और इसी को यहां पे कहा जाता है कॉमन नेम में, इसी को हम लोग यहां पे कहते हैं क्लोरोप्रेन। कौन सा प्रेन बच्चों? इसी को कहते हैं हम लोग क्लोरोप्रेन। बिल्कुल। और ये हो गया इसके केस में मोनोमर्स, ये हो गया नियोप्रेन का मोनोमर्स। क्योंकि आपको पता है क्या, यहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और मैंने बताया क्या, जहां कहीं भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक या एक से ज्यादा होता है, वहां पे होता है एक्चुअल में एडिशन पॉलीमराइजेशन। कौन सा होता है बच्चों? एडिशन पॉलीमराइजेशन। और चूंकि एक ही मोनोमर्स है, मात्र एक मोनोमर्स है यहां पे क्लोरोप्रेन, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं होमोपॉलीमर। जैसे बुना एस बुना एन था,
कोपॉलीमर ये होता है सिर्फ और सिर्फ होमोपॉलीमर। अब आप यहां पे देखें क्या होने वाला है, जहां जहां डबल है उसको सिंगल करो और जहां सिंगल है उसको डबल करो, तो ये हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड Cl और डबल बॉन्ड के साथ CH और फिर यहां पे CH2 का होल एंड, बात खत्म। इसी को यहां पे हम लोग कह देते हैं जो बना, इसी को हम लोग कह देते हैं नियोप्रीन, या फिर इसी को हम लोग यहां पे कह देते हैं पॉलीक्लोरोप्रीन। यस यू आर राइट, यही बनेगा ना। उसके बाद देखो, चूंकि यहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो चूंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो यहां पे हम लोग कहेंगे कि जो रिएक्शन हो रहा है यहां पे वो हो रहा है एडिशन पॉलीमराइजेशन। बिल्कुल ये एडिशन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना। उसके बाद आप कहोगे इसके केस में होमोपॉलीमर की कोपॉलीमर, तो सर जी चूंकि एक ही मोनोमर आपस में जुड़ रहा है इसलिए इसका जो नाम होता है वो होता है होमोपॉलीमर। तो बच्चों याद रखना, नियोप्रीन होता है होमोपॉलीमर, लेकिन बुना S बुना N दोनों होता है कोपॉलीमर। अच्छे तरीके से बात क्लियर हो गया ना। बिल्कुल एनसीईआरटी से सिर्फ आप थोड़ा सा यूज वगैरह आपको देख लीजिएगा, मोनोमर्स वगैरह आप लोगों को बता दिया। तो मैक्सिमम बात यहीं से पूछा जाता है, किसको हम लोग कब यहाँ पे कैसे लिखेंगे आपको बताता हूं। लगे हाथ, ये तो हो गया सिंथेटिक रबर। आपको मैं नेचुरल रबर भी थोड़ा सा बता देता हूं, नेचुरल रबर कैसा होता है थोड़ा वो भी बता देता हूं, तो ध्यान दीजिएगा। ये सब एडिशन रिएक्शन भी पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, तो देखिएगा। अब एक बताने जा रहा हूं आपको नेचुरल रबर। सबसे पहले आप नेचुरल रबर का एक नाम याद रखिएगा, पूरा नाम होता है सिस, उसके बाद 1,4 पॉली आइसोप्रीन। बिल्कुल ये होता है इसका पूरा नाम, ठीक है, सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन। अब ये होता क्या है समझाता हूं, टेंशन क्यों लेते हो रे बाबा। अब आप यहां पे मोनोमर्स देखिए क्या होता है, आप पॉली को हटा दीजिए, तो पॉली को हटा दीजिएगा बचेगा आइसोप्रीन, वही आइसोप्रीन इसका मोनोमर्स होता है। तो पहले नेचुरल रबर का जो नाम होता है सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन, बिल्कुल भी ट्रांस नहीं होगा, हमेशा सिस होता है। अब आप देखिए यहां पे, आप इसके केस में CH2 जो आपने क्लोरोप्रीन में 2 पे मिथाइल क्लोरीन रखा था, क्लोरीन, उस क्लोरीन को हटा करके यहां पे खाली मिथाइल रख देना है। देखिए इस तरीके से इसका हम लोग बना देते हैं स्ट्रक्चर। इसका नाम जो होगा इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों 2 मिथाइल, उसके बाद 1,3 और उसके बाद ब्यूटाडाइन, ऐसा ही पढ़ेंगे ना। और जैसे यहां पे हुआ 2 मिथाइल 1,2 ब्यूटाडाइन, इसी को यहां पे कहा जाता है आइसोप्रीन। ध्यान दीजिएगा 3 प्रीन आ गया, प्रीन प्रीन 3 प्रीन, प्रीन प्रीन 3 प्रीन। एक हमने इससे पहले पढ़ा नियोप्रीन, तो नियोप्रीन को हम लोग कहते हैं कि वो सिंथेटिक रबर है, एक पॉलीमर्स है, खुद पॉलीमर्स है। उस नियोप्रीन का जो मोनोमर्स हुआ वो था क्लोरोप्रीन, और ये तीसरा प्रीन है जो कि नेचुरल रबर का मोनोमर्स है आइसोप्रीन। तो आपको तीनों प्रीन लिख देगा, नियोप्रीन, क्लोरोप्रीन, आइसोप्रीन, कहेगा कि अब पहचानिए कि इसका स्ट्रक्चर कौन सा करेक्ट है। दूसरी तरफ स्ट्रक्चर देगा, एक तरफ आपको यहां पे नेम देगा, मैचिंग करने वाला क्वेश्चन देगा, तो अच्छे से पहचानिएगा। आइसोप्रीन कहते हैं 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन को, क्लोरोप्रीन कहते हैं 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन को, और नियोप्रीन कहते हैं पॉलीक्लोरोप्रीन, यानी कि वो हो गया पॉलीमर्स, सिंथेटिक रबर हो गया जो आपने देखा था। ओके, देखो बच्चों यहां पे इसका हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो आपने देखा ये हो गया इसका मोनोमर्स, आपको सबसे पहले तो मोनोमर्स ही याद रहना चाहिए, ठीक है। अब मोनोमर्स हो गया याद, तो सबसे पहले देखेंगे एडिशन रिएक्शन होगा यहां पे, क्योंकि ये अल्काडाइन है, जैसे ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है यानी कि होगा इसके केस में एडिशन रिएक्शन, ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद चूंकि एक ही मोनोमर है, एक ही मोनोमर जब है इसके केस में आइसोप्रीन, मतलब यहां पे होता है इसके केस में होमोपॉलीमर होता है। बच्चों जहां जहां डबल है उसको सिंगल करो, और जहां सिंगल है उसको डबल करो और बना दो सिस फॉर्म। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, यहां पे आपको सिर्फ क्या करना है, जो बीच में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है उसको डबल कर दीजिए। तो बीच में जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है उसको डबल करिए। इससे अटैच क्या है, इससे अटैच जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ CH2 है इसको सिंगल बॉन्ड कर दीजिए। तो सिंगल बॉन्ड करिएगा तो यहां पे CH2 लिख दीजिए और ऊपर लिख दीजिए यहां पे क्या, CH3, बात खत्म। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद एक मिथाइल एक CH2 लिख दिया, और फिर देखो ये जो डबल है इस डबल को भी सिंगल करना पड़ेगा। तो जब इसको CH सिंगल बॉन्ड CH2 करोगे तो ये रख दो H और ये रख दो यहां पे CH2। ये दो CH2 को आपने देखा 1 2 3 4 लिखा हुआ है ना, 6 1/4, तो दो CH2 सेम साइड रहना चाहिए, सेम साइड रहेगा तब इसको हम लोग कहेंगे सिस। और दोनों का पोजीशन यहां पे देखोगे बच्चों तो 1 2 3 4, इसलिए कहते हैं सिस 1/4 कहते हैं। उसके बाद देखिए
फिर उसके बाद यहां पे देखोगे तो CH2 मिलेगा और C मिलेगा, फिर इधर लिख देता हूं इसके केस में CH3 और फिर यहां पे ऐसा करता हूं जिसमें कि लिख देता हूं यहां पे CH2 और H। मतलब ये सिलसिला ऐसे ही चलते रहेगा, ऐसे ही चलते रहेगा। तो दूसरा भी देखोगे यहां पे जो CH2 हमने लिखा 1 2 3 4th पोजीशन पे है और दोनों CH2 का जो पोजीशन है वो सेम साइड है, तो इसको हम लोग कहते हैं यहां पे सेस। इस तरीके से सिलसिला चलता रहेगा, इसी को हम लोग यहां पे कह देते हैं सेस 1,4 पॉली, सेस 1,4 पॉली आइसोप्रेन ये कहते हैं। और इसी को यहां पे हम लोग कह देते हैं बच्चों, इसी को हम लोग यहां पे कह देते हैं नेचुरल रबर। जी हाँ, यही होता है नेचुरल रबर। अब कोई पूछेगा यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हुआ है, आप कहोगे कि बिल्कुल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ पे एडिशन हुआ है। चूंकि एक ही मोनोमर है, इसका मतलब यहाँ पे कहते हैं जो बना है इसको कहा जाता है होमोपॉलीमर्स। बिल्कुल ये होमोपॉलीमर्स का ही एग्जांपल है। बात क्लियर हो गया ना, अच्छे तरीके से क्लियर हो गया ना। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, कुछ और आपको पहले मैं एडिशन का एग्जांपल बता देता हूं, फिर आपको कंडेंसेशन का भी एग्जांपल बताऊंगा। तो ये आप लोगों को मैंने बता दिया, जितने भी आप लोगों को कोपॉलीमर, होमोपॉलीमर, एडिशन का था उसको बताने का मैंने कोशिश किया है। रबर का सारा केस आप लोगों को मैंने बता दिया। इसी तरीके से आप जानते हो एक और मैं आपको बताने जा रहा हूं एडिशन में ही, इसका नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। ये दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH3, इसको यहां पे कहा जाता है प्रोपेन। बिल्कुल ये प्रोपेन है। अब प्रोपेन का करना है पॉलीमराइजेशन, तो चूंकि इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जहां कहीं भी है वहां पे होगा एडिशन रिएक्शन। और कुछ नहीं करना है, जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसको सिंगल कर देना है, और जो इसके साथ मिथाइल लगा हुआ है उस मिथाइल को रखना है एज ए सबस्टिट्यूएंट बस। और चूंकि एक ही मोनोमर है, एक मोनोमर है, तो कहेंगे इसको होमोपॉलीमर। एक मोनोमर जब आपस में जुड़ता है बार बार उसको कहते हैं होमोपॉलीमर। बच्चों जहां पे डबल है उसको सिंगल करो और जो ये मिथाइल है उसको रख दो एज ए सबस्टिट्यूएंट, और ये हम लोग कहेंगे होलन, मतलब ऐसा ऐसा बहुत सारा जुड़ते चला जाएगा। इसी को यहां पे हम लोग कहते हैं पॉलीप्रोपेन। बिल्कुल इसी को हम लोग कहते हैं पॉलीप्रोपेन। और याद रखिएगा ये चूंकि एक ही मोनोमर आपस में जुड़ा है इसको कहते हैं होमोपॉलीमर, होमोपॉलीमर कहते हैं। उसके बाद यहां पे चूंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसलिए यहां पे कहते हैं एडिशन रिएक्शन हुआ है। बिल्कुल यहां पे एडिशन हुआ है। इसी तरीके से एक और देखोगे क्या, बिल्कुल देख लो। अगर आपको दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पे C6H5, बच्चों इसका जो नाम होता है इसको कहा जाता है स्टायरीन। स्टायरीन अब आप यहां से बनाते हो इसका पॉलीमर्स, चूंकि एक ही मोनोमर है तो बनेगा होमोपॉलीमर, दूसरा कोई है नहीं। उसके बाद यहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, मतलब एडिशन होगा, कंडेंसेशन नहीं होगा। तो जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिया हुआ है उसको सिंगल कर दीजिए और लिख दीजिए CH2 के साथ सिंगल बॉन्ड CH, और जो C6H5 है उसको कर दीजिए यहां पे एज ए सबस्टिट्यूएंट और इसका लिख दीजिए होल N। इसी को यहां पे हम लोग लिख सकते हैं पॉली स्टायरीन। पहचानिए सबका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर याद रखना बहुत जरूरी है, और जब तक आपको लिखने नहीं आएगा तो आपसे स्ट्रक्चर बनेगा नहीं। पॉली स्टायरीन हो गया। उसके बाद आप देखोगे एक ही मोनोमर है इसलिए इसको भी हम लोग यहां पे कहते हैं ये एक होमोपॉलीमर्स है, बिल्कुल होमोपॉलीमर्स है। उसके बाद चूंकि यहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसलिए जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है आप कहोगे बच्चों यहां पे जो रिएक्शन हो रहा है उसको कहते हैं एडिशन रिएक्शन। कंडेंसेशन यहां पे बिल्कुल नहीं होगा। तो कौन सा एडिशन है, कौन सा होमोपॉलीमर है, कौन सा कंडेंसेशन होगा, कौन सा कोपॉलीमर होगा, किसका मोनोमर्स क्या होगा, किसका पॉलीमर्स का स्ट्रक्चर क्या होगा, यही सब बात आपको पूछा जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल ध्यान रखोगे। उसके बाद देखना बच्चों एक और आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखने की कोशिश करोगे आप लोग। नंबर जो भी होगा नंबर दे दीजिएगा आप लोग। यहां पे N मॉलिक्यूल अगर आपको दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH के साथ Cl, इसको कहा जाता है बच्चों विनाइल क्लोराइड। यस, इस स्ट्रक्चर को हम लोग 1-क्लोरोइथीन को, इसका IUPAC नेम हो जाएगा 1-क्लोरोइथीन और इसी को कहा जाता है विनाइल क्लोराइड। फिर से यहां पे देखो जस्ट लाइक पॉलीप्रोपीन और पॉलीस्टायरीन के जैसे रिएक्शन होगा यहां भी। आप कहोगे जहां जहां डबल है उसको सिंगल कर दीजिए, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पे क्लोरीन, इसका हो जाएगा होल N, इसको कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। यस, इसको पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं। इसी को शॉर्टकट में लिखा जाता है बच्चों
पीवीसी, आपने देखा होगा पीवीसी पाइप जो पानी उनी सप्लाई के लिए लगाया जाता है ना, जो दीवार के अंदर डाल देते हैं, या हम लोग क्या करते हैं जो नल वाला जो पानी उनी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं आजकल अंडर में डाल देते हैं, दीवार के अंदर में, अंदर सब कुछ डाल दिया जाता है। उसके बाद जो हम लोग देखते हो कि वायरिंग करते हैं पूरा का पूरा घर में, छत का ढलाई होता है तो अंदर में पाइप डाल देता है, वो सब रहता है पीवीसी पाइप, इसी का रहता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। आप देखोगे एक ही मोनोमर आपस में ज्वाइंट हुआ है, तो एक ही मोनोमर्स आपस में ज्वाइंट हुआ है, तो इसको हम लोग कहते हैं ये भी एक होमोपॉलीमर है, क्योंकि एक ही मोनोमर है विनाइल क्लोराइड। और उसके बाद बच्चों यहां भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है जो कि आपस में ऐड हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं ये भी जो है एक एडिशन पॉलीमर्स है। बिल्कुल एडिशन पॉलीमर्स का एग्जांपल होता है। अच्छे तरीके से इसको ध्यान से समझने की आप लोग कोशिश करेंगे, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, कहीं पे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और लगे हाथ और भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, देखोगे जहां की एडिशन रिएक्शन के द्वारा बनता है प्रोडक्ट। बता दूं क्या? बिल्कुल रेडी हो? आर यू रेडी? सीखने के लिए रेडी हो ना? मजा आ रहा है ना? बिल्कुल। अब देखो नेक्स्ट यहां से देखते हैं जिसको कि हम लोग कहते हैं पॉली टेट्रा फ्लोरोइथेन, और इसी पॉली टेट्रा फ्लोरोइथेन को ही कहा जाता है बच्चों टेफ्लॉन। जी हां, इसी का फुल फॉर्म होता है यहां पे देखिए पॉली टेट्रा फ्लोरोइथेन, इसी का जो एक कॉमन नेम है उसको कहते हैं टेफ्लॉन। यस, आपने घर में देखा होगा बर्तन, आपके घर में जो बर्तन होगा नॉन स्टिक कोटेड यूटेंसिल्स, नॉन स्टिक कोटेड यूटेंसिल्स कहने का मतलब हुआ कोई ऐसा बर्तन जिसमें खाना चिपकता नहीं है। पहले जो बर्तन हुआ करता था ये सब जो कढ़ाई कुकर ये सब होता था पहले, या तो एल्युमिनियम का नहीं तो हुआ करता था यहाँ पे लोहा का जो कढ़ाई आता था, तो वो समय खाना चिपक जाता था। अब ये नॉन स्टिक कोटेड यूटेंसिल्स आता है, आपके घर में जरूर होगा, देखिएगा ब्लैक कलर का सब आता है, तो वो टेफ्लॉन का ही बना होता है। और अगर टेफ्लॉन का बर्तन आपके घर में है तो ध्यान से देखिएगा उसमें क्रैकिंग वगैरह तो नहीं है, अगर क्रैक हो चुका है, थोड़ा सा भी खरोच ज्यादा लग चुका है, उससे निकलता है केमिकल, और वो केमिकल निकलता है जो देखोगे गौर से, वो निकलता है टेट्राफ्लोरोइथेन, यही होता है मोनोमर्स। तो टेफ्लॉन का जो मोनोमर्स होता है बच्चों, ये पॉली को हटा दो, तो पॉली को हटाने के बाद जो यहां पे नाम बचता है उसको कहते हैं टेट्रा फ्लोरोइथेन, यही बचता है टेट्राफ्लोरोइथेन, यही होता है मोनोमर्स। चूंकि इसमें एक ही मोनोमर्स होता है इसलिए इसको कहते हैं होमोपॉलीमर्स। चूंकि यहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसलिए होता है एडिशन। तो एडिशन जब भी करना है तो जहां पे डबल बॉन्ड है उसको सिंगल कर दीजिए। आप यहां पे सिंपल लिखिए CF2 और CF2 और इसका लिख दीजिए होल N, इसी को यहां पे हम लोग कहते हैं गर्भ के साथ टेफ्लॉन। यस, टेफ्लॉन यही होता है। चूंकि एक ही मोनोमर आपस में ज्वाइंट हुआ है इसलिए नाम होता है इसके केस में होमोपॉलीमर्स, ध्यान रखोगे। और चूंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, फंक्शनल ग्रुप यहां पे नहीं है, बाई फंक्शनल या ट्राई फंक्शनल नहीं है, इसलिए इसको हम लोग यहां पे कहते हैं, इसके केस में ये जो बना है यहां पे इसको कहते हैं एक एडिशन पॉलीमर्स है। बिल्कुल ये एडिशन पॉलीमराइजेशन यहां पे हुआ है, ध्यान रखोगे, ठीक है। और टेफ्लॉन का इस्तेमाल हम लोग यहां पे करते हैं जो नॉन स्टिक कोटेड यूटेंसिल जो होता है ना, उस बर्तन को बनाने में इस्तेमाल होता है, इसी टेफ्लॉन का। ध्यान रखोगे इसका मोनोमर्स, ध्यान रखोगे स्ट्रक्चर, ध्यान रखोगे कि होमोपॉलीमर्स है, एक ही मोनोमर यहां पे रिपीट होता है। उसके बाद याद रखोगे कि यहां पे एडिशन होता है क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है। और एडिशन में भी कौन सा एडिशन होता है? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है, पेरोक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है। ये सब यहाँ पे ध्यान रखोगे। एक मैं और आपको एडिशन में यहीं पे बता देता हूं, जो कि आप लोग अभी सर्दी का समय चल रहा है तो ठंडे के समय में आप लोग देखते हो ना कि सब्स्टिट्यूट फॉर ऊल, अरे ऊन, भेड़ आपको कितना ऊन देगा? भेड़ का बेचारा पूरा प्रजाति खत्म हो जाएगा, फिर भी इतना पॉपुलेशन है पूरे विश्व में कि ऊल जो है पूरा नहीं पाएगा। तो अब यहाँ पे आर्टिफिशियल जो है सिंथेटिक ऊल बनाया जाता है, और सिंथेटिक ऊल जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है यहाँ पे देखोगे पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल से। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं बच्चों जिसका नाम है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल्स, ठीक है। और यही पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल्स जो होता है इसी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं सब्स्टिट्यूट फॉर ऊल का ये सब्स्टिट्यूएंट है। अब यहां पे हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कह सकते हैं ऑर्लोन और एक्राइलेन। ऑर्लोन और एक्राइलेन फाइबर के नाम से जाना जाता है, ऑर्लोन और एक्राइलेन फाइबर के नाम से जाना जाता है, जो हम लोग पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल्स का इस्तेमाल करते हैं सब्स्टिट्यूट फॉर ऊल की जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिएगा
इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, पॉली को हटा दीजिए, जो बचेगा उसको कहेंगे हम लोग इसका मोनोमर्स, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH और CN। बच्चों इसी को कहा जाता है एक्राइलो नाइट्राइल्स, बिल्कुल। और यही एक्राइलोनाइट्राइल्स जो हो गया ना इसका, वो हो गया मोनोमर्स, बिल्कुल। अब यहां पे करना क्या है, करना है पॉलीमराइजेशन, तो होगा एडिशन, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, जहां भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है वहां एडिशन होता है। और जब यहां एडिशन होगा तो जहां जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसको सिंगल कर दीजिए, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और जो CN है वो CN रह जाता है एज ए सबस्टिट्यूएंट। ऐसा हो जाता है इसके केस में, ठीक है। हाँ, अब इसी को यहां पे हम लोग कह देते हैं पॉली एक्राइलो नाइट्राइल्स, बिल्कुल यही। इसी के फाइबर को हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑर्लोन और एक्राइलिन के रूप में, सब्स्टिट्यूट फॉर ऊल की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। अब यहां भी याद रखोगे, इसके भी केस में जो होता है एडिशन रिएक्शन होता है, क्योंकि यहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और जो CN है वो रह जाता है एज ए सबस्टिट्यूएंट, जहां डबल है उसको सिंगल कर दीजिए। और इसके बाद चूंकि एक ही मोनोमर आपस में बार बार ऐड हो रहा है बच्चों, इसलिए इसको याद रखोगे। इसको भी यहां पे कहा जाता है होमोपॉलीमर्स। ये कोपॉलीमर्स का एग्जांपल बिल्कुल नहीं है। अब आप कंडेंसेशन देखोगे क्या, पहले आप इसको लिख लीजिए अच्छे तरीके से। अब यहां से कुछ एग्जांपल आप लोगों को बता देता हूं कंडेंसेशन का। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं बनाते हैं, इसको 2 पार्ट में लेकर के आऊंगा, ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है, नहीं तो आपको पढ़ने में फिर मन भी नहीं लगेगा। तो कुछ एग्जांपल बता करके फिर मैं अगले लेक्चर में लाऊंगा इसका रिमेनिंग पार्ट, ठीक है ना। सबको एक जगह रखना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब दिखाता हूं कंडेंसेशन कहां होता है बच्चों। कंडेंसेशन के लिए आप लोगों को बताया मैंने, जैसा कि वहां पे होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप, चाहे 2 एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन, इस प्रकार से बाइफंक्शनल या ट्राई फंक्शनल, ऐसा अगर मोनोमर्स होता है वहां पे होता है कंडेंसेशन। जैसे कि सबसे पहले आप लोग यहां पे देखने का कोशिश करोगे, ये है एक टेरलिन और इसी को हम लोग यहां पे कहते हैं बच्चों डेक्रोन। टेरलिन और डेक्रोन देखोगे। अब ये टेरलिन और डेक्रोन का पहले देखेंगे कि मोनोमर्स क्या होता है। तो मोनोमर्स यहां पे जो होता है OH CH2 OH। इस टेरलिन और डेक्रोन का सबसे पहला जो मोनोमर्स होता है बच्चों, उसको कहा जाता है इथाइलिन ग्लाइकॉल। यस। उसके बाद दूसरा जो यहां पे मोनोमर्स होता है बच्चों, उसको कहते हैं बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर इसी को कहते हैं टेरिथाइलिक एसिड। इसी को हम लोग यहां पे पढ़ते हैं टेरिथाइलिक एसिड। एनसीईआरटी आप पढ़िएगा, खूब मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में, ठीक है ना। ये हो गया टेरिथाइलिक एसिड, या फिर इसी का नाम होता है, लिख लीजिएगा बगल में आप, बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों यहां पे देख सकते हो ना, फंक्शनल ग्रुप है ना, 2 फंक्शनल ग्रुप यहां है और 2 फंक्शनल ग्रुप यहां भी है। जैसे ही फंक्शनल ग्रुप है, यहां अब एडिशन नहीं होगा, कंडेंसेशन होगा। और आप जरूर पढ़े होंगे कि जहां कहीं भी अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड आसपास आता है वहां एस्टरिफिकेशन होता है। तो यहां एस्टरिफिकेशन होता है बच्चों, ये है अल्कोहल, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप अल्कोहल से निकालिएगा H+ और कार्बोक्सिलिक एसिड से निकालिएगा OH-। अल्कोहल से H+, कार्बोक्सिलिक एसिड से OH- निकालिएगा। इधर अब अभी आपको डाइमर बना है, डाइमर आपको नहीं बनाना है, बनाना है पॉलीमर। मतलब इधर फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड से निकाल देना है OH-, क्योंकि इसके इधर, इस पार्ट के इधर कौन आएगा, इथाइलिन ग्लाइकॉल, और इस पार्ट में इधर इथाइलिन ग्लाइकॉल है, इधर कौन आएगा, इधर आएगा टेरिथाइलिक एसिड। मतलब एक इथाइलिन ग्लाइकॉल, फिर टेरिथाइलिक एसिड, फिर इथाइलिन ग्लाइकॉल, फिर टेरिथाइलिक एसिड, फिर इथाइलिन ग्लाइकॉल, फिर टेरिथाइलिक एसिड, ऐसे चलते रहेगा ना। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, निकाल देंगे OH-, इसके बगल में जो आएगा इथाइलिन ग्लाइकॉल, उससे निकाल देंगे H+। यहां पे क्या करेंगे, इथाइलिन ग्लाइकॉल से निकाल देंगे H+। इथाइलिन ग्लाइकॉल से H+ निकाल देंगे, जो उस साइड उसके बाद आएगा वो आएगा टेरिथाइलिक एसिड, उससे OH- निकाल देंगे। अब जो बचता है उसको लिख दीजिए, जो बचता है उसको लिख दीजिए, वही हो जाएगा टेरलिन और डेक्रोन का स्ट्रक्चर। बच्चों देखो यहां पे O, ये O बन गया, और इसके बाद आप देखोगे CH2, फिर बच गया यहां पे CH2, फिर बच गया O। अब फिर यहां से H2O बाहर हो चुका है, चूंकि वाटर बाहर हुआ इसलिए इसको कहते हैं कंडेंसेशन। और फिर यहां पे C+O बच गया। उसके बाद आप इसको रिंग बना करके ऐसे लिख दीजिए, जहां जो है उसको रख दीजिए, और फिर यहां पे लास्ट में बच गया C+O, OH- बाहर हो चुका है, इसलिए लिखोगे इसका होल N। देख लीजिए बच्चों, स्ट्रक्चर बनाने आ गया ना। आपको स्ट्रक्चर हर हाल में याद रखना पड़ेगा, लेकिन याद आप मेमोराइज नहीं कर सकते हो, आपको बनाने के लिए आना पड़ेगा। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस टेरिथाइलिक एसिड के मिलने से जो बना, इसी को यहां पे कहा जाता है बच्चों
टेरलिन, या इसी को यहां पे हम लोग कहते हैं डेक्रोन। सबसे पहली बात तो आप लोग ध्यान रखोगे, इसमें दो अलग अलग मोनोमर्स इस्तेमाल हुआ है, एक है टेरिथाइलिक एसिड, एक है इथाइलिन ग्लाइकॉल। जब दो डिफरेंट मोनोमर का इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब इसको यहां पे कहा जाता है कोपॉलीमर। याद रखिएगा, बिल्कुल ये कोपॉलीमर्स है। उसके बाद चूंकि यहां पे वाटर निकला है और इसमें फंक्शनल ग्रुप है, यहां एल्कीन नहीं है, यहां पे एल्काडाइन नहीं है, यहां पे एल्काइन नहीं है, इसका मतलब इसको यहां पे कहते हैं, ये जो बना है इसको कहा जाता है बच्चों कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, इसको कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के द्वारा बना है कंडेंसेशन पॉलीमर्स। उसके बाद इसके बारे में एक बात और याद रखोगे, यहां पे C डबल बॉन्ड O के बगल में O है और इसके साथ O के साथ कार्बन है, तो C डबल बॉन्ड O OR। बच्चों इसको हम लोग यहां पे कहते हैं पॉलिस्टर। क्या कहते हैं? पॉलिस्टर। याद रखिएगा कि ये जो टेरलिन और डेक्रोन है एक पॉलिस्टर है, पॉली प्लस ईस्टर। पॉली का मतलब मेनी, ईस्टर का मतलब ये जो ईस्टर होता है फंक्शनल ग्रुप वो। तो जब यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकॉल टेरिथाइलिक एसिड का रिएक्शन करवाए हैं तो टेरलिन और डेक्रोन जो बना है उसमें एक से ज्यादा ईस्टर है। उसके बाद याद रखिएगा ये जो यहाँ पे पॉलिस्टर बना है टेरलिन और डेक्रोन का, ये एक फाइबर है। यहां पे लिख देता हूं, ये जो एग्जाम्पल है ना वो है एक फाइबर्स। ना ही ये यहाँ पे इलास्टोमर्स है, ना ही थर्मोप्लास्टिक है, ना थर्मोसेटिंग है, ये एक फाइबर्स का एग्जांपल है। इतना आप लोग यहाँ पे इसके बारे में इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा कि टेरलिन और डेक्रोन का मोनोमर्स होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस टेरिथाइलिक एसिड। यहाँ पे इसका ये कोपॉलीमर है, यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, ये एक पॉलिस्टर्स होता है, उसके बाद ये एक फाइबर का एग्जांपल होता है। इतना अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान रखते हो तो टेरलिन और डेक्रोन से सारे क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएंगे। उसके बाद देखिए कंडेंसेशन में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों को बताने जा रहा हूं, एकदम से शांत होकर के अच्छे तरीके से देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो सेकंड नंबर जो आप लोगों को बताने वाला हूं वो है यहाँ पे, सबसे पहले देखिएगा इसका नाम है नायलॉन 6-6। कितना बार 6? 2 बार 6। नायलॉन 6-6। बच्चों इसका सबसे पहले मैं मोनोमर्स लिखता हूं, इसका मोनोमर्स याद करना पहले बहुत जरूरी है। सबका, सभी का, जो भी पॉलीमर्स आप लोग पढ़ते हो सबका मोनोमर्स आपको पता होना ही चाहिए। ये जो आपको लिखा हुआ है इसको हम लोग यहां पे कहते हैं हेक्सा मिथाइलिन। बिल्कुल, CH2 को कहा जाता है मिथाइलिन, तो हेक्सा मिथाइलिन। और 2 NH2 है, तो 2 NH2 है तो इसको हम लोग कहते हैं डाइएमीन। बिल्कुल, इसका नाम होता है हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन। और उसके बाद सुनिए, नायलॉन 6-6 का एक मोनोमर्स हुआ हेक्सामिथाइलिन डाइमीन और दूसरा जो होता है इसका मोनोमर्स उसको हम लोग कहते हैं एडिपिक एसिड। यानी एडिपिक एसिड में होता है बच्चों 6 कार्बन हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, इसको कहा जाता है एडिपिक एसिड। तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि हेक्सामिथाइलिन डाइमीन और एडिपिक एसिड ये दोनों मोनोमर्स होता है किसका? नायलॉन 6-6 का। उसके बाद जैसे इसमें फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, एमीन, एल्डिहाइड, ये सब फंक्शनल ग्रुप है, यहां होगा कंडेंसेशन, एडिशन नहीं होगा, बिल्कुल ध्यान रखोगे। और जब भी होगा कंडेंसेशन तो कार्बोक्सिलिक एसिड से निकलेगा OH- और अल्कोहल है तो अल्कोहल, एमीन है तो एमीन से निकलेगा H+, फिर इधर है कार्बोक्सिलिक एसिड तो कार्बोक्सिलिक एसिड से निकलेगा OH-, इधर है एमीन तो एमीन से निकलेगा H+। अब आपको जो बचा वो लिख दीजिए, नायलॉन 6-6 बन जाएगा तो NH। उसके बाद यहां पे हो गया इसके केस में CH2 का होल 6, उसके बाद यहां पे हो गया NH, उसके बाद यहां पे C डबल बॉन्ड O, उसके बाद यहां पे आप कहोगे CH2 का होल 4। देखो ना जो बचा, अरे भाई NH, CH2 का होल 6, NH, ये H2O बन के बाहर हो चुका है। इसके बाद बचा C डबल बॉन्ड O, उसके बाद CH2 का होल 4, फिर C डबल बॉन्ड O का होल N। बात खत्म। अब देखो बच्चों यहां पे क्या है? एमाइड, ये जो बना हुआ है ना C डबल बॉन्ड O NH, जहां कहीं भी C डबल बॉन्ड O के साथ नाइट्रोजन होता है उसको कहते हैं एमाइड। और ऐसा एमाइड यहां पे बहुत सारा आएगा, लंबा लंबा चेन बनने वाला है, पॉलीमर्स है ये, इसलिए इसको कहते हैं पॉलीएमाइड। याद रखना नायलॉन 6-6 एक पॉलीएमाइड होता है। उसके बाद बच्चों जहां कहीं भी एमाइड नाम में आ गया, जहां कहीं भी एमाइड लिंकेज आ गया अगर पॉलीमर्स में, तो एमाइड के लिए हम लोग यहां पे टर्म इस्तेमाल करते हैं नायलॉन। नायलॉन जहां कहीं भी पॉलीमर्स में लिखा हुआ है समझ जाना है कि इसको कहते हैं पॉलीएमाइड, पॉलीएमाइड। और देखिए नायलॉन इस नाइट्रोजन से इस नाइट्रोजन तक कितने कार्बन है? 6। तो इस नाइट्रोजन से इस नाइट्रोजन तक 6 कार्बन है तो नायलॉन 6।
अब फिर इस कार्बन से इस कार्बन तक 6 कार्बन है, तो नायलॉन 6 2 बार लिखते हैं। जानते हो इसी नायलॉन 6 का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो अपना टूथब्रश होता है ना, टूथब्रश सुबह सुबह आप करते होंगे, आज भी किए होंगे। तो टूथब्रश जो होता है उसका जो आगे वाला पार्ट होता है ना, ब्रिस्टल जो होता है, उसी को कहते हैं ब्रिस्टल फॉर ब्रशेज। ब्रिस्टल ऑफ ब्रश जो होता है आगे का हेयर वाला पार्ट, वो इसी का बना होता है, नायलॉन 6 का बना होता है। और आप समझो कि ये केमिकल है हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड, इसी के मिलने से नायलॉन 6 बनता है, और इसी से बनता है टूथब्रश का आगे वाला हेयर, जिसको ब्रिस्टल ऑफ ब्रश कहते हैं, ब्रिस्टल ऑफ ब्रश कहते हैं। उससे हम लोग मुंह साफ करते हैं, ठीक है ना, यही है बच्चों। इसके भी केस में कहोगे, चूंकि 2 डिफरेंट मोनोमर्स है इसके केस में, आप कहोगे इसके केस में कोपॉलीमर्स। चूंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप है, आप कहोगे यहां पे जो हुआ है ये कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन हुआ है, बिल्कुल। उसके बाद याद रखना, चूंकि यहां पे C डबल बॉन्ड O के साथ NH है, तो बच्चों इसको कहा जाता है यहां पे पॉलीएमाइड, बिल्कुल इसको कहा जाता है पॉलीएमाइड्स। तो टेरलिन और डेक्रॉन ये एक पॉलिस्टर था, लेकिन ये पॉलीएमाइड है, कौन, नायलॉन 6। उसके बाद आप याद रखोगे यहां पे जो बना है ये भी एक फाइबर्स का एग्जांपल है, बिल्कुल ये फाइबर्स है। तो टेरलिन और डेक्रॉन भी फाइबर्स है और नायलॉन 6 भी फाइबर्स है। इस तरीके से आप इसका तैयारी कर सकते हो, सारे क्वेश्चन आसानी से आप बना सकते हो, कहां पे क्या आ सकता है आप देख सकते हो। स्ट्रक्चर याद रखोगे, मोनोमर्स याद रखोगे दोनों, उसके बाद कोपॉलीमर्स है, कंडेंसेशन है, पॉलीमाइड है, फाइबर्स है। इससे बाहर क्या पूछेगा रे बाबा, यही सब पूछेगा, चिंता मत करो। एक आज के लेक्चर का लास्ट बताता हूं, इसके बाद मैं आप लोगों से मिलता हूं अगले लेक्चर में, ठीक है ना, अगले लेक्चर में मिलूंगा। पहले एक और आप देख लो, यहां पे जब हम लोगों ने नायलॉन 6 पर लिया बच्चों, तो लगे हाथ आप लोगों को करना पड़ेगा एक नायलॉन 6। देखिए देखते हैं कि नायलॉन 6 क्या होता है। जैसे ही आपको नायलॉन लिखा हुआ है, तो नायलॉन जैसे लिखा हुआ है समझ जाना है कि एक पॉलीएमाइड है। अब देखिए यहां पे नायलॉन 6 का मतलब यहां पे कैसे हम लोग बनाएंगे, C डबल बॉन्ड O के साथ NH, और बीच में आपको रखना है 5 CH2, बिल्कुल 5 CH2, तो 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। इसी को यहां पे कहा जाता है कैप्रोलैक्टम, बिल्कुल इसी को कहते हैं बच्चों हम लोग, कैप्रोलैक्टम कहा जाता है। यस, लैक्टम किसको कहते हैं, तो साइक्लिक एमाइड, साइक्लिक एमाइड इज कॉल्ड लैक्टम, साइक्लिक एमाइड इज कॉल्ड लैक्टम। इसका एन मॉलिक्यूल आपको लेना है, पहले इसका हाइड्रोलिसिस करना है, बिल्कुल इसका सबसे पहले करना है हाइड्रोलिसिस, और जब इसका करते हैं हाइड्रोलिसिस तो टूटता है H प्लस OH माइनस में। ये कैसे टूटेगा, ये टूटता है यहां से NH माइनस और C प्लस में। जी हां, तो OH माइनस जाता है CO प्लस के साथ, H प्लस जाता है NH माइनस के साथ, तो पहले यहां पे बनता है N मॉलिक्यूल OH C डबल बॉन्ड O, अब बीच में 5 CH2 है, तो 5 CH2 आप इस तरीके से दिखा दीजिए, NH माइनस के साथ दिखा दीजिए NH2। जी हां, ये एनसीईआरटी में नहीं दिखाया हुआ है। तो सबसे पहले याद रखोगे बच्चों की नायलॉन 6 का जो मोनोमर्स होता है, वो मोनोमर्स होता है कैप्रोलैक्टम, एक ही मोनोमर होता है, बिल्कुल। अब यहां पे क्या करेंगे, अब जब ऐसा ऐसा मॉलिक्यूल बहुत सारा बन गया, OH माइनस गया CO प्लस के साथ, H प्लस गया NH माइनस के साथ, ये आपको पहले बनेगा। अब होता है कंडेंसेशन, बिल्कुल एक मॉलिक्यूल से निकलेगा, एक मॉलिक्यूल के कार्बोक्सिलिक एसिड से निकलेगा OH माइनस, और दूसरे मॉलिक्यूल के एमीन से निकलेगा H प्लस, ऐसा निकला। अब जो बचा C डबल बॉन्ड O, उसके बाद CH2 का होल 5 और NH, और यहां से लिख देंगे होल N। देखो बच्चों, चूंकि यहां पे C डबल बॉन्ड O के बगल में इधर NH आएगा, इधर NH के बगल में C डबल बॉन्ड O आएगा, क्योंकि इस इंड के तरफ दूसरे मॉलिक्यूल का ये इंड आएगा, और इस इंड के तरफ दूसरे मॉलिक्यूल का ये इंड आएगा। इस तरीके से एक से OH माइनस निकलेगा, एक से H प्लस निकलेगा, और जो बना, तो चूंकि एमाइड है तो एमाइड के नाम में हम लोग नायलॉन जोड़ते हैं, और चूंकि इस कार्बन से इस नाइट्रोजन के बीच में आप देखोगे टोटल 5 + 1 6 कार्बन है, तो लिखते हैं नायलॉन 6, बिल्कुल। और याद रखना बच्चों कि नायलॉन 6 जो हो गया, चूंकि एक ही मोनोमर है, एक ही मोनोमर है, आप इसके केस में कह देते हो यहां पे होमोपॉलीमर्स, बिल्कुल इसको कहते हैं होमोपॉलीमर्स, एक ही मोनोमर है। और उसके बाद इसको ध्यान रखोगे, होमोपॉलीमर्स तो हो ही गया, उसके बाद यहां पे कहेंगे जो बना है वो बना है कंडेंसेशन के द्वारा, बिल्कुल कंडेंसेशन के द्वारा यहां पे बना हुआ है। कंडेंसेशन हुआ है क्योंकि इसमें से आप देखोगे तो ओवरऑल लॉस ऑफ वाटर हुआ है। उसके बाद बच्चों याद रखना, ये भी जो एग्जांपल है एक पॉलीएमाइड्स का है, पॉलीएमाइड है ये,
बिल्कुल पॉलीएमाइड है, पॉलिस्टर नहीं है। उसके बाद आप याद रखोगे बच्चों, ये भी जो एग्जाम्पल है एक फाइबर्स का, बिल्कुल फाइबर्स का एग्जांपल होता है नायलॉन 6 भी। तो आपको तैयारी हो गया ना, बिल्कुल हो गया अच्छे तरीके से, हो गया ना। एक और बता देता हूं, बता दूं एक और, बिल्कुल एक और बता देता हूं, उसके बाद आपको अगले लेक्चर में लेकर के आऊंगा, क्योंकि अभी और इसमें कुछ कुछ रिमेनिंग पार्ट बाकी रह गया है, जैसे कि बेकलाइट वगैरह, थोड़ा सा वो बड़ा रिएक्शन है, उसको मैं अगले लेक्चर में लेकर के आऊंगा। आज थोड़ा बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर हो गया है, तो आज इतना आप लोग सीखिए, उसके बाद अगले लेक्चर में इसको मैं फिनिश करूंगा अच्छे तरीके से, अपने तरीके से, ठीक है। एक और देखिएगा बच्चों, वो यहां पे आपको मिलेगा ग्लिप्टल, ठीक है। देखेंगे ग्लिप्टल आपको मिलता होगा। ग्लिप्टल में क्या होता है, अरे जस्ट लाइक टेरलिन और डेक्रोन के जैसा ही रहता है, बस टेरलिन और डेक्रोन में बेंजीन 1,4 डाइकार्बोनिक एसिड है, यहां पे 1,2 पे होता है, अंतर सिर्फ उतना ही है। देखो यहां पे भी कहते हैं ग्लिप्टल में भी क्या होता है, इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल ग्लिप्टल में भी होता है, और इथाइलिन ग्लाइकॉल टेरलिन डेक्रोन में भी होता है। देखिए सबसे पहले एक इथाइलिन ग्लाइकॉल लेना है, एक ये होता है, दूसरा यहां पे जो लेना है उसको कहते हैं यहां पे थैलिक एसिड। बिल्कुल, जब हम लोगों ने बताया था टेरलिन और डेक्रोन, तो वहां पे लिया था टेरिथैलिक एसिड। बच्चों यहां पे जो लेना है उसको कहते हैं हम लोग थैलिक एसिड, बिल्कुल इसको कहते हैं थैलिक एसिड। अच्छे तरीके से देखिएगा, एनसीईआरटी का जो लास्ट वाला पेज है वहां पे देखिएगा, जो पॉलीमर चैप्टर का लास्ट पेज है उस पे देखो एक बॉक्स दिया हुआ है, वहीं पे ग्लिप्टल आपको दिया हुआ है। यहां पे भी देखोगे, पहले तो मोनोमर्स आपको पता चल गया कि दो अलग अलग है, और दोनों मोनोमर्स में फंक्शनल ग्रुप है। तो जैसे ही फंक्शनल ग्रुप है क्या होगा, कंडेंसेशन, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड निकलेगा OH-, एल्कोहल से निकलेगा H+, कार्बोक्सिलिक एसिड निकलेगा हमेशा OH- और एल्कोहल निकलेगा H+। बिल्कुल यहां पे निकला वाटर, और जैसे वाटर निकला आप कहोगे यहां पे जो बचा उसको लिख दीजिए, O के साथ CH2 एंड CH2 बच गया, उसके साथ इसका O बच गया, और ये O के साथ जोड़ देना है C डबल बॉन्ड O को। उसके बाद जो यहां पे बचा हुआ है रिंग, उस रिंग को लिख दीजिए ऐसे, और फिर डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड लिख दीजिए, फिर यहां पे C डबल बॉन्ड O के साथ यहां पे होल N लिख दीजिए। इसी को यहां पे कहा जाता है बच्चों, जो बच्चा उसी को कहा जाता है ग्लिप्टल। बात समझ आ गई ना, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ गई ना। आपको ध्यान रखना है ये एक पॉलिस्टर है, यहां पे C डबल बॉन्ड O के साथ O है, और R है मतलब कार्बन है, यानी कि पॉलिस्टर है। सबसे पहली बात आप लोगों को कहना पड़ेगा, ये जो बना हुआ है ग्लिप्टल, ये एक कोपॉलीमर्स है, बिल्कुल ये एक कोपॉलीमर्स है। उसके बाद ध्यान रखना है ये जो बना है इसके केस में वो एक कंडेंसेशन पॉलीमर्स है। तो कोपॉलीमर्स है, कंडेंसेशन है। उसके बाद आप लोगों को पता है क्या, यहां पे हम लोग इसके केस में कहने वाले हैं कि ये भी एक पॉलिस्टर है, पॉलीएमाइड बिल्कुल नहीं है। नायलॉन 6 और नायलॉन 6 पॉलीएमाइड है, जबकि चाहे टेरलिन डेक्रोन हो चाहे आपको ग्लिप्टल हो, ये दोनों होता है पॉलिस्टर्स। तो बच्चों आज इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इससे भी ज्यादा होगा। तो इसका सेकंड पार्ट जो आने वाला है पॉलीमर्स का, उसको आप लोग मिस मत करिएगा, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स वगैरह मैं लेकर के आऊंगा आप लोगों के लिए, PHBB नायलॉन 2 नायलॉन 6। उसके बाद बचा हुआ है जैसे कि और भी बेकेलाइट वगैरह, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड बचा हुआ है, उसके बाद आपको यूरिया फॉर्मल्डिहाइड बचा हुआ है, और लो डेंसिटी हाई डेंसिटी पॉलीथीन बचा हुआ है। ये सब मैं लेकर के आऊंगा अगले लेक्चर में। तब तक आप इतना पढ़िए और स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए, जितना हो सके उतना पूरी एनर्जी लगा करके खूब तैयारी करिए और अच्छे अच्छे मार्क्स लाइए आप लोग टेस्ट में। उसके बाद अभी से लेकर के नीट एग्जाम तक खूब मन लगा करके पूरा जोश में पढ़ना है। जितना हो सके अपने लाइफ के प्रति हमेशा ईमानदार रहिए, हमेशा अपने आप के प्रति जो है सच्चा रहिए, अपने आप से कभी झूठ मत बोलिए, गद्दारी मत करिए, हमेशा अपने आप से खास करके हमेशा आप इनोसेंट बन के हमेशा एक अच्छे इंसान बन के रहिए। उसके बाद दुनिया के सामने तो अपने आप अच्छे होते चले जाएंगे, अगर हम अपने आप को अपने सामने अच्छा बना करके रखते हैं तो। इसलिए सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले जरूरी है। ओके, थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।